हेलो एवरीवन। आज डेट है 21 दिसंबर 2020 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नेपाल को लेकर के है। देखो, नेपाल जो है वो फ्रेश इलेक्शन को फेस कर रहा है। काफ़ी समय से वहाँ पर रेगुलर डिस्प्यूट चल रहा था और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली जी, उनको पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़ा। और किस लिए कि फ्रेश इलेक्शन वहां पर हो सके। देखो, 2017 में केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद में इंडिया के साथ में उनका रेगुलर डिस्प्यूट चल रहा था। एक जगह है काला पानी जगह, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काला पानी डिस्प्यूट। देखो, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार थी, मतलब ब्रिटिश रूल था, और वहाँ पर उस साइड काठमांडू में थे गोरखा रूलर्स। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में, जिसको एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जाना जाता है। बाद में जो ये डिस्प्यूट को सोल्व होता है वो ट्रिटी ऑफ सुगोली के नाम से इसको जाना जाता है। और उसमें काली जो रिवर है उसको दोनों के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में एज ए बाउंड्री क्रिएट किया जाता है कि जो काली रिवर बह रही है उसके ईस्टर्न पार्ट है नेपाल का और उसका वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। लेकिन देखो, वर्तमान समय में जब इंडिया ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपू लेक को खोला और वहां पर जो हाईवे बनाया, तो नेपाल ने इस पर टेंशन क्रिएट की, डिस्प्यूट क्रिएट किया कि ये जो काला पानी जो जगह है वो नेपाल का पार्ट है। तो ये काला पानी डिस्प्यूट चलता जा रहा है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यूपी ऑर्डिनेंस को लेकर के है। देखो, यूपी ऑर्डिनेंस लव जिहाद को लेकर के, किसी भी व्यक्ति का किसी से शादी करना उसका पर्सनल मैटर है, उसका राइट है। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती लालच दे करके या प्रेशर करके आप धर्मांतरण करवा रहे हो तो ये एक क्राइम है, और इसके लिए यूपी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस पास करने की पावर गवर्नर के पास भी होती है और प्रेसिडेंट के पास भी होती है। गवर्नर के पास जो पावर होती है वो आर्टिकल 213 के अंडर होती है, और प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो आर्टिकल 123 के अंडर होती है। जब पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट सेंटर में और गवर्नर स्टेट में, उनके पास पावर होती है। उनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती हैं, कोई भी लॉ को पास करवा सकती हैं। और जैसे ही वो सेशन में आती हैं पार्लियामेंट और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको दोनों अपने, अगर वो बाई कैमरल होती हैं या यूनि कैमरल होती हैं, तो वो उसको पास करती हैं और फिर वो बन जाता है लॉ। तो ऑर्डिनेंस टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो एनजीटी को लेकर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल को गठित किया है, किसके लिए? महानदी के फ्लड प्लेन को प्रोटेक्शन देने के लिए। उड़ीसा सरकार ने महानदी के बहुत बड़े एरिया को, 424 एकड़ को एज ए लैंडफॉर्म क्रिएट किया है और उस फ्लड प्लेन में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने वाली है। तो एनजीटी ने इसके लिए कमेटी गठित की है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है महानदी रिवर और कौन? एनजीटी। देखो, जो एनजीटी है उसको 2010 में एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, पार्लियामेंट का एक्ट था। एनवायरमेंट जो इश्यूज है ना, उनको हैंडल करने के लिए इस एनजीटी को बनाया गया था। और ये जो अपनी एस्पायरेशन, अपनी जो इंस्पिरेशन रखती है वो आर्टिकल 21 के तहत रखती है। देखो, लोगों का हक है कि हेल्दी एनवायरमेंट उसको मिले, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को हेल्दी एनवायरमेंट देने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया था। देखो, ये ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को मतलब फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके एनजीटी के 5 ब्रांच हैं। जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके अलावा इसकी 4 जगह और सेटिंग होती हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। साउथ वाला रीजन संभालता है चेन्नई वाला भाग, चेन्नई हेडक्वार्टर, और सेंट्रल वाला भाग संभालता है भोपाल वाला हेडक्वार्टर, पुणे वेस्टर्न और कोलकाता ईस्टर्न। मतलब कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र इन सभी हेडक्वार्टर्स के अंडर आते हैं। तो ये हमने एनजीटी के बारे में डिस्कस किया। और महानदी जो है
वो उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर है और हीराकुंड डैम है महानदी के ऊपर, ये हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देखो नेक्स्ट जो न्यूज है कि साउथ में पहला बंदरों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खुला है तेलंगाना में। तो ये हमें ध्यान, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब ध्यान होना चाहिए कि साउथ में पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खुला है। देखो यहाँ पे न्यूज है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो केरला में जो रेड लिस्ट है एनिमल्स की, उसको अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमें पता होना चाहिए, 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? नेचर को कंजर्व करने के लिए, जो भी स्पीसीज थ्रेटन्ड है उनके लिए रेगुलर काम किया जाए, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है उनको सही किया जा सके, उनकी पॉपुलेशन को सेव किया जा सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो देखो पार्लियामेंट सेशन को लेकर के है। हमें, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, जो हमें पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो विंटर सेशन को मतलब मना कर दिया गया है कि जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है वो नहीं होगा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट सेशन। देखो हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलती जा रही है कि इंडिया में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, पहला बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा जो सेशन होता है वो होता है विंटर सेशन। तो इस बार कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए विंटर सेशन को बंद कर दिया गया है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं होगा। वैसे आरोप लगाया जा रहा है कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए, ताकि पार्लियामेंट में मुद्दा उठ ही ना सके। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि पार्लियामेंट सेशन कितने हो सकते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की गई है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं दे रखा कितने कर सकते हो, बस ये दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर बिल को लेकर के, फार्मर जो लो बने हैं उनको लेकर के। तो फार्मर्स ने बोला है कि हम एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, हम उनको सुधारना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट कमेटी है जहाँ पर किसान अपने जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर उसको जाकर बेचते हैं। तो हम चाहते हैं, किसानों ने बोला है कि हम चाहते हैं कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एपीएमसी को इम्प्रूव करे, ना कि उन्हें बंद कर दे। क्योंकि जो वर्तमान में जो कानून बने हैं उसमें बोला गया है कि किसान जो है वो अपनी प्रोडक्शन को चाहे तो एपीएमसी मंडी में बेचे, या उनके पास अल्टरनेट है कि वो बाहर जाकर भी अपने किसको बेच सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बेच सकते हैं। तो किसानों को ये लग रहा है कि जो मंडियां हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को लेकर के है। देखो 2008 में इंडिया के ऊपर बम्बई में हमला होता है, जिसको 26/11 अटैक के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जा रहा है कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है 7500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है हमारी कोस्ट लाइन। तो इंडिया को उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और इसके लिए इंडिया जो आसपास के जो देश है, पड़ोसी देश है, उनसे भी कोस्टल रडार नेटवर्क को इंडिया क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंडिया ने मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश इनमें अपना सेटअप किया है कि कोई भी आतंकवादी संबंधित गतिविधियां हो तो इंडिया को क्या हो, इसके बारे में पता चल जाए। और इसके लिए इंडिया ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर नेवी का एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम में लोकेट किया था। 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद में ये मैरीटाइम डाटा फ्यूजन का नोडल एजेंसी है। ये वाला जो गुरुग्राम में जो सेंटर है ना, वो मैरीटाइम डाटा फ्यूजन का नोडल एजेंसी है। ये हमें पता होना चाहिए। देखो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के लिए जो इंडिया है वो रेगुलर काम कर रहा है। जैसे ही यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे डोमिनिक राब आए थे, वहाँ पर भी ये बात हुई थी कि हम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को डेवलप करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए काम कर सके, ताकि टेररिज्म को दोनों देश काउंटर कर सके।
देखो नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो यूएस से लेकर के है। यूएस के नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन, उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। इलेक्टोरल कॉलेज ने डिसाइड कर दिया है अपना वोट दे करके कि जो बाइडेन हमारे यूएस के नए प्रेसिडेंट होंगे। तो बाइडेन ने बोला है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है और अपनी एक क्लाइमेट टीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखो 2016 से 2020 तक रहा किसका कार्यकाल? ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट से अपने आप को पीछे खींच लिया था। 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी उसमें जो टारगेट फिक्स किए गए थे कि पूरे जो वर्ल्ड है वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा। लेकिन जैसे ही ट्रंप अस्तित्व में आया, उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ, उन्होंने ये जो पेरिस समिट के जो भी टारगेट थे उनसे अपने पीछे खींच लिए और उन्हें फॉसिल फ्यूल के जो रिडक्शन करना था उस पर कोई भी ज़्यादा काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल मतलब जो कच्चा ईंधन जो होता है उसका तो एक्सट्रैक्शन बल्कि उन्होंने बढ़ा दिया था। तो देखो एकदम उलट उससे काम किया जा रहा है जो बाइडेन के द्वारा। मतलब उनका कार्यकाल शुरू होगा 20 जनवरी को, वो ओथ लेंगे, उसके बाद में उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ही जो उन्होंने अपने टारगेट फिक्स किए थे, क्योंकि देखो जो बाइडेन जो है वो क्लाइमेट को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है, तो उन्होंने जो टारगेट फिक्स किए थे उनके लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारे जो वर्ल्ड है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने आज ऑर्डिनेंस को लेकर के जो काला पानी डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है उसको डिस्कस किया। इसके अलावा हमने एनजीटी को डिस्कस किया कि एनजीटी क्या होता है, कैसे ये अस्तित्व में आया है उसको डिस्कस किया। एपीएमसी मंडी क्या होती है उसको डिस्कस किया। और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो 26/11 अटैक के बाद में एस्टेब्लिश किया गया था उसको हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।